सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन। सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ओशिनोग्राफी। डेफिनेशन तुम्हें ओशिनोग्राफी की बुक से मिल जाएगी, किसी भी ऑथर की ले लेना, एक दो की। फिर आता है स्कोप। स्कोप्स के पहले इसका नेचर पता होना चाहिए कि नेचर क्या है। ये पार्ट ऑफ फिज़िकल जोग्राफी है। हमें पता है ना कि जोग्राफी की दो ब्रांचेस हैं। जोग्राफी की दो ब्रांचेस हैं, फिज़िकल जोग्राफी और ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं और इसमें फिज़िकल एस्पेक्ट्स की जो नेचर रिलेटेड फिनोमिना डायरेक्टली, तो ये ज़्यादा साइंटिफिक होगी। ठीक है। और ये क्योंकि ह्यूमन को इन्वॉल्व करती है तो ये थोड़ी आर्ट सब्जेक्ट से ज़्यादा ओवरलैप करेगी। इसलिए जोग्राफ़ी को क्या बोलते हैं कि जोग्राफ़ी जो है साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। मतलब आर्ट की तरह इसमें डिबेट्स होते हैं, सब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिविटी डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। और क्योंकि इसमें फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स की भी स्टडी है तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी को भी शो करता है। ठीक है। इवेपोरेशन हुआ तो कंडेंसेशन होगी, ये होगा तो ये होगा, ड्यू पॉइंट होगा तो फॉर्म चेंज हो जाएगी, ये सब। ठीक है, लिक्विड बन जाएगा। तो ये सब क्या है, साइंटिफिक है। ग्रेविटी है तो है। ठीक है। तो जोग्राफी की दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है ब्रॉडली, फिजिकल जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी, जो ज़्यादा साइंटिफिक है फिजिकल जोग्राफी, और ह्यूमन जोग्राफी जो ज़्यादा मतलब डोमिनेंस किसकी है, नॉन साइंटिफिक कैरेक्टर की। ये सब्जेक्टिविटी के लिए, ये ऑब्जेक्टिविटी के लिए। तो इसी फिजिकल जोग्राफी में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी आ गया तो जियोलॉजी से ओवरलैप करता है। इसी में आ गया ओशिनोग्राफी। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, नेचर क्या है इसका, पार्ट ऑफ फिजिकल जोग्राफी। उसके बाद क्या आता है, डायनामिक है। डायनामिक क्या होता है, कोई भी चीज़ जो होती है अर्थ पे स्पेशली, मतलब दुनिया में, वो हर चीज़ कांस्टेंट नहीं है। हर चीज़ डायनामिक है, मूव करती है, चेंज होती है। और क्योंकि हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट डायनामिक कब होगा, जब उसका जब उसके अंदर जो भी मैटर है वो चेंज होगा, जिसके हम स्टडी करें वो सब चेंज होगा। खुद ही सोचो, पहले वेगनर की थ्योरी मानते थे हम, कि ठीक है कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, बट रीज़न नहीं पता था। दैन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, उसमें रीज़न भी दिया है, बट ये रीज़न ठीक है नहीं है। करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो लगता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो सही है, बट हो सकता है फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी बढ़े और हमें पता चले कि नहीं, कन्वेक्शनल करंट की वजह से नहीं, कि कोई और ही रीज़न है जिसकी वजह से प्लेट्स मूव करें। तो डेफिनेटली ये इस सब्जेक्ट में एक नई थ्योरी ऐड कर सकता है, नई एस्पेक्ट्स को ऐड कर सकता है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो डायनामिक है। विद टाइम, विद नॉलेज, विद टेक्नोलॉजी इसका सब्जेक्ट मैटर जो है, इसका स्कोप जो है वो ग्रो करेगा, श्रिंक होगा। ठीक है। तो ये डायनामिक है, समझ आया। मतलब ये हम ओशिनोग्राफी जो कि एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए हम टेक्निकल टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हर जगह, डिसिप्लिन। ठीक है। तो ओशिनोग्राफी जो डिसिप्लिन है वो डायनामिक है। ठीक है। आज इसके अंदर हम जो भी पढ़ते हैं वो सब डायनामिक है। ठीक है। उसके बाद आ गया साइंस एंड आर्ट। ये हो गया साइंटिफिक है, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं। आर्ट है क्योंकि इसमें मैप मेकिंग भी कर रहे हैं। ठीक है। ग्राफ्स भी बना रहे हैं, फिजियोग्राफी कैसी है वहाँ के लिए हम हिप्सोमेट्रिक से दिखा रहे हैं, अलग अलग ग्राफ बनते हैं। ठीक है। तो ये आर्ट को भी शो करता है। तो साइंस एंड आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आता है एम्पेरिकल साइंस। एम्पेरिकल क्या होती है, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स पे बेस्ड हो जो। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, इन सब पे बेस्ड है। ठीक है। किसी ने बैठ के घर पे कुछ भी नहीं बनाया, ऑब्ज़र्व करके, चीज़ों को देख के, चीज़ों को समझ के, ठीक है, और तब पता चला है। ठीक है। मतलब सैंपल लेके उसको साइंटिफिक उसको ऑब्ज़र्व करके, साइंटिफिक तो नहीं होता बट ऑब्ज़र्व किया, ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है मतलब। उसके बाद आता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। हर सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी होता है। डिसिप्लिन क्या होता है, सब्जेक्ट, और इंटर मतलब आपस में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से इसका लिंक है। ठीक है। यही जो आगे एक टॉपिक है ना, ओशिनोग्राफी एंड अदर साइंसेस, ये वो टॉपिक इसको शो करता है कि इसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। कि ओशिनोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो होता है हम उसको आइसोलेटेड फॉर्म में स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं लैंड फॉर्म पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैंने माउंटेन पढ़ा, लेकिन मैं क्या माउंटेन क्या पढ़ूँगी, मैं ये भी तो पढ़ूँगी ना कि अच्छा इस हाइट पे जाके इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे इस में इस तरीके की वेजिटेशन मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे वेजिटेशन घुसा दी तो मैंने बॉटनी की स्टडी कर ली। मैंने क्लाइमेट देख लिया तो मैंने क्लाइमेटोलॉजी भी घुसा दी। ठीक है।
तो ऐसे ही होता है कि हर सब्जेक्ट जो होता है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं स्टडी होता, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी उनके भी कुछ एंगल्स को हम पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम ओशिनोग्राफी पढ़ते हैं, ओशिनोग्राफी में हम क्या पढ़ रहे हैं, ओशिनोग्राफी में जैसे हम पढ़ रहे हैं कि उसमें सैलिनिटी क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, अच्छा इसके अंदर सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, तो क्या एक तरीके से केमिस्ट्री तो है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नहीं उठा लिया हमने, हम उसकी कंपोजिशन जब पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी तो हम कर रहे हैं, यानी उसका एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, और इसमें जैसे है बायोलॉजी भी तो आ गया उसका, मतलब वहाँ पे कैसी लाइफ है, मेराइन लाइफ कैसी है, ऑर्गेनिजम्स कौन से, अच्छा किस तरीके के जानवर हैं, किस तरीके कहाँ पे मिलते हैं, अच्छा कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो लाइफ कैसी है, किस तरीके की है, उनकी डिवीजन, तो वो भी तो आ गया ना। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एंगल्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स या इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। फिर आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन। इसमें पढ़ के हम पास्ट में बता सकते हैं, अच्छा पास्ट में ऐसे रहा होगा, और फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से चल रहा है तो फ्यूचर प्रिडिक्शन भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रेंड एनालाइज जब हम करते हैं तो हमें पता था कि पहले 0% लैंड थी और 100% ओशन थे। आज प्रेजेंट में क्या है, 71% ओशन है और 71% ओशन है और 29% लैंड है। फ्यूचर में क्या होगा, हमने देखा कि ओशन डिक्रीज़ हो रहे हैं, लैंड इंक्रीज़ हो रही है, तो ट्रेंड क्या हो सकता है, फ्यूचर में लैंड परसेंटेज बढ़ेगी और ओशंस जो है उनकी परसेंटेज कम होगी। या फिर हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर टॉपिक है, ठीक है, ओशन का टेम्परेचर हमने देखा कि अच्छा इस एरिया में इतना टेम्परेचर होता है, बट फिर आज हमने 21st सेंचुरी में अब हम जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस हिसाब से हमने देखा कि अरे प्रेजेंट में तो टेम्परेचर इस जगह पे इतना है, तो मतलब पास में इतना था और अब हमने इतना बढ़ा दिया है। ठीक है, तो हमें हिस्टोरिकली पता चल गया, पास की स्टडीज़ कर ली, और इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अगर इतने टाइम में इतना बढ़ गया है तो इतने आने वाले टाइम में कितना बढ़ सकता है। ठीक है, समझो, मतलब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी ओशन से रिलेटेड हम उसकी पास्ट की स्टडी कर सकते हैं, और जिस हिसाब से उसकी स्पीड है, जिस हिसाब से वो एक्सपेंड कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अच्छा फ्यूचर में ये सब हो सकता है, फ्यूचर में सी लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुमने मीन सी लेवल पढ़ लिया कि इतना है, बट अभी तुम पढ़ रहे हो कि नहीं ये तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें पता चला अच्छा फ्यूचर में बढ़ रहा है ये। ठीक है, किन रीज़न से बढ़ा, फिर हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन, ये अलाउ करता है ये सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है स्कोप। स्कोप में क्या होता है बेसिकली, स्कोप होता है सब्जेक्ट मैटर, मतलब एक सब्जेक्ट का क्या मैटर है, यानी एक सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, यानी उसकी क्या रेंज है, क्या एक्सटेंट है, कितना कितना फैला हुआ है, क्या पढ़ता है। तो इसमें कुछ नहीं होना, जो भी पूरा सिलेबस है उसके सारे पॉइंट्स को डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल हम ओशिनोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, हम ओशिनोग्राफी में ओशन की फिजियोग्राफी पढ़ते हैं, ओशन फ्लोर की फिजियोग्राफी पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, बेसल प्लेन्स है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, क्या है। फिर और क्या पढ़ते हैं हम उसकी, ओशन की डायनामिज़म पढ़ते हैं, अच्छा ओशन का वाटर जो है वो मूव कर रहा है, अच्छा टाइड्स की फॉर्म में भी मूव करता है, अच्छा करंट्स की फॉर्म में भी, अच्छा वेव्स भी आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा ओशंस में रिसोर्सेज भी हैं, तो ओशन रिसोर्सेज की भी हम स्टडी करते हैं। और क्या स्टडी करते हैं हम इस सब्जेक्ट में, डिफरेंट लॉज कि ओशन का कितना पानी कौन सी कंट्री कैसे यूज़ करेगी, किस पर्पज़ से करेगी, किस पे किसका अधिकार है, वो सब भी हम इसमें स्टडी करते हैं, लाइक मैरीटाइम लॉज। तो इसमें कुछ नहीं होता, स्कोप और सब्जेक्ट मैटर में हमें पूरा सिलेबस के सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, इतना ही है नेचर स्कोप।